जेडीए में अधिकारी बैठे हैं या भैया माफिया वहां पर बैठे हैं, आपको पता चलना चाहिए। उन्होंने क्या किया, भूमाफियाओं से मिलकर प्लाट नंबर A9 से लेकर A16 कुल मिलाकर 8 प्लाट कंटेम्प्ट लगाया जेडीए ट्रिब्यूनल में। उसको लगाया भी करीब 4 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये हाल है जेडीए का। जो मेन जोन है जैसे DC9 है, इसमें सब अप्रोच वाले, कोई मिनिस्टर का आदमी, कोई किसका आदमी है, और ये लोग इनको ये परवाही नहीं करते। तो सबसे बड़ा विभाग जो जेडीए है उसी में सबसे ज्यादा घपलेबाजी है क्या? सबसे ज़्यादा घपलेबाजी है। आप पैसा दीजिए, आपको जहाँ का पट्टा चाहिए मिल जाएगा आपको। आपके पास थोड़ा सा मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका कुछ ना कोई फर्जीवाड़ा आप करके ले आओ और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 10-15 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। कोर्ट केसेस कम से 4-5 कोर्ट केसेस लड़ चुका हूँ मैं। उसके अलावा थानों में, ACB में, लोकायुक्त में, मानव अधिकार आयोग में, सब बकवास। आज से 31 साल पुरानी बात है। नहीं 31 साल नहीं, ये 1988 की बात है। जज पैसे खा के गलत फैसला दे गया। कैसे खाए मैं बताऊं। अभी 28 तारीख को मैं जज साहब के पास गया था। जज साहब ने मेरे से पूछा, भाई तुम्हारा नाम? मेरा नाम HS अडवाणी है और मेरा ये केस है। बोले भाई देखो, एक मेरी भाई की लड़की है, वो एयरफोर्स में पायलट है, उसने सिंदूर में काम किया था। शिवा के सिंदूर मेरे को बोली, दादा मैंने फोन किया। मेरा बेटा ठीक। बोला बेटा अभी बात भी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह द फैक्ट इंडिया। सोचिए, सरकार से आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार से आपको कोई प्रॉपर्टी दे दी जाए, भरा पूरा एक घर बनाकर आपको दे दिया जाए, और पता चले कि वो जेडीए अप्रूव्ड जो आपको प्रॉपर्टी मिली, भाई साहब जेडीए आकर वही प्रॉपर्टी किसी और को भी उसका पट्टा दी जाए। डबल पट्टा समझते हैं आप? डबल पट्टे बांटती है हमारी जेडीए कई बार। और ऐसे केसेस, ये आज तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ हमारे अंकल जी लोगों के साथ बैठी हूँ, तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बैठी होंगी। यहाँ पर जयपुर में अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी होती है। रेलवे में ये दोनों काम करते हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे थे भैया, और इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब इनको रेलवे ने प्रॉपर्टी दी, उसी प्रॉपर्टी का डबल पट्टा जेडीए ने किसी और को भी दे दिया। ये तो अभी सर मुझे बता रहे थे कैमरे के पीछे कि हर जगह लड़ाई लड़ी, हर जगह हम जीते कोर्ट में, उसके बाद भी आज भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आइए थोड़ा सा जेडीए की जो माफिया गर्दी चल रही है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जेडीए में अधिकारी बैठे हैं या भैया माफिया वहां पर बैठे हैं, आपको पता चलना चाहिए। नमस्कार सर, अपनी पोस्ट बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए और बताइए ये पूरा जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ सालों से। और सुनिए, ये शायद कितना बता रहे थे सर आप? 31 साल हो गए। 31 साल हो गए सर को, क्या बोलेंगे सर? तो मैडम, मैं रेलवे से रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ और मैं रेलवे में ट्रेन कंडक्टर के पद पे था और मैं 2010 में रिटायर हुआ हूँ। रेलवे ने सन 1986 में हमारे यहाँ एक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें अपने कर्मचारियों को मकान बना के देना, और जो प्लॉट्स चाहते हैं उनको प्लॉट्स अलॉट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था आनंद विहार। 1986 में उस सोसाइटी, रेलवे सोसाइटी ने खातेदारों से ज़मीनें ली और उसका साइट प्लान बना के उसको जेडीए से 1988 में अप्रूव करा लिया और 92 में हमें सोसाइटी ने पट्टे दे दिए। उसी के बिहाफ पर 1994 में एक्स CM थे भैरव सिंह शेखावत साहब, उनकी मौजूदगी में एक बहुत बड़ा जेडीए ने कैंप आयोजित किया था और उसमें हम सब लोगों को पट्टे जारी किए गए थे। उन पट्टों को हमने सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करा लिया। उसके बाद आप ये देखो, 19 साल बाद 2013 में एक DC9 आए थे, केसरलाल मीणा। उन्होंने क्या किया, भूमाफियाओं से मिलकर प्लाट नंबर A9 से लेकर A16 कुल मिलाकर 8 प्लाट और उसके सामने की 30 फुट जो कि जेडीए ने अप्रूव कर रखी है, जो कि आज तक इंटैक्ट है, उसका दोहरा एकल पट्टा 1560.33 वर्ग मीटर का दोहरा पट्टा दुर्गा कुमारी नाम की पूर्व खातेदार को जारी कर दिया और उसने उस पट्टे के बिहाफ पे
मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाने का प्लान भी अप्रूव करा लिया और 2013 के अंदर ये लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन करने आ गए। आज पड़ोस वालों ने हमें बताया कि भाई आपके प्लाटों पर तो ये काम शुरू हो रहा है। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए और पुलिस को बुला के उनको हमने बाहर निकलवाया। फिर उसके हमने शिकायत करी जेडीसी साहब को। उसके बाद जेडीसी थे शिखा अग्रवाल साहब, उन्होंने पूरी जांच करी और उस जो दोहरा पट्टा था उसके निरस्तीकरण का आदेश 13/1/16 को जारी कर दिए। ठीक है। अब वो जो खातेदार थी वो बौखला कर जेडी ट्रिब्यूनल में चली गई उस आदेश के खिलाफ। जो 13/1/16 को आदेश जारी किया गया था उसके खिलाफ ये जेडी ट्रिब्यूनल में चले गए। वो जो अपील थी वो चलती रही, 6 साल तक ये लोग मैनेज करते रहे। उसके बाद एक मैडम आई नंदिनी व्यास, उन्होंने उसको 1 महीने में डिसाइड कर दिया और उसने जो अपील की थी उसको खारिज कर दिया। और जो जेडी ने जो ऑर्डर जारी किया था उसको बिल्कुल वैध करार दिया। और दुर्गा कुमार ने जो भी अनुतोष मांगे थे, जो भी रिलीफ मांगा था, वो सारे के सारे नकार दिए। जिसमें एक ये भी था कि इनके जो पट्टे हैं ये मतलब मानचित्र में से डिलीट कर दिए जाएं और ये जो 8 प्लाट और सामने की जो 30 करोड़ की ज़मीन है ये मेरे खाते में अंकित किए जाए, वो भी अस्वीकार कर दिया। आज करीब 3.5 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, उसके बावजूद भी जेडी ट्रिब्यूनल की पालना, आदेश की पालना नहीं हो रही है। हम लोगों ने कई बार चिट्ठियाँ लिखी जेडीसी को, डीसी 9 को, डायरेक्टर रॉ को और भी कई लोगों को, मगर उसके इवन चीफ मिनिस्टर को, इवन प्राइम मिनिस्टर तक को लिखी, मगर ये सब उन्होंने उसको मैनेज करके आज तक भी कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद हमने लाचार हो के फिर ये आपका ये कंटेम्प्ट लगाया जेडी ट्रिब्यूनल में। उसको लगाया भी करीब 4 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये हाल है जेडी क्या। और सुनिए, आपको एक बात बताती हूँ, मैं तो चौंक गई थी। उन्होंने कहा कि 8, आपने देखा 8 प्रॉपर्टीज़ के लिए 8 प्लॉट्स के लिए ये बता रहे थे। उन 8 लोगों में से 2 लोग बचे हैं हमारे साथ, जो आपके सामने अभी इस वक्त बैठे हुए हैं। आप सोचिए, बाकी सभी स्वर्गवासी हो चुके हैं। और सुनिए, उनकी पत्नियां हैं जो वो अभी तक वो जो केस लड़ रही है ना सर, अभी तक बच्चे हैं, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, वो हमारे साथ हैं। ऐसी बात नहीं, हमसे जुड़े हुए हैं वो और हमारे साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर। आप सब इतने बड़े हो गए है ना, लड़ते हुए इतना टाइम हो गया, अभी भी विश्वास है मन में कि? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हम इस जीत को हासिल करके रहेंगे। हम लड़ाई लड़ते हैं जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। और ये हमारा प्रण है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और न्याय लेकर ही मानेंगे। ये बिल्कुल हमारा दृढ़ निश्चय है, चाहे कुछ भी। क्या दिक्कत हो रही है ऐसी जेडीए में? ऐसा क्या? कुछ नहीं, सब पैसा का खेल है जेडीए में। पैसा दो, आप चाहो जो करा लो। और जितने भी ये जो मेन जोन है, जैसे DC 9 है, इसमें सब अप्रोच वाले, कोई मिनिस्टर का आदमी, कोई किसका आदमी है, और ये लोग इनको ये परवाह नहीं करते बिल्कुल। आप जेडीए जाते हैं? आप एक बार थोड़ा। मैं सन 2001 से जा रहा हूँ। अब तो शक्ल सबको, अधिकारियों को भी आपकी याद हो गई। पूरे 25 साल हो गए जेडीए, मैंने सैकड़ों चक्कर लगाए, मगर ऐसा डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा। सर, पर ऐसा कहते हैं इंसानियत तो सब में, उन लोगों को दया नहीं आती? यार, एक व्यक्ति इतना बूढ़ा हो गया है, पैसे के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं कि इनके लिए इंसान नजर ही नहीं आता। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी इनको नजर नहीं आता। ये तो खाली इनको पैसा दिखता है। वो तो कुछ नहीं, करोड़ों कमा लो, और जेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, फिर जमानत करके बाहर आ जाएंगे। सवाल पूछूं आपसे, जयपुर में अगर मैं पूछूं आपसे, तो सबसे बड़ा विभाग जो जेडीए है, उसी में सबसे ज्यादा घपलेबाजी है क्या? सबसे ज्यादा घपलेबाजी है। आप पैसा दीजिए, आपको जहाँ का पट्टा चाहिए मिल जाएगा आपको। अच्छा, आपका कोई प्रॉपर्टी या मुझे चाहिए, वो प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गया, वो पट्टा तो वो दे देगा, बल्कि आपका है ऑलरेडी। ये आप सामने जीता जागता प्रमाण है ना आपके सामने। सर, वो तो रेलवे का है। हाँ। मान ली कोई और प्रॉपर्टी भी है तो हाँ, बिल्कुल। आपके पास थोड़ा सा मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका कुछ जो कोई फर्जीवाड़ा आप करके ले आओ और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, काका जी ने क्या गजब की बात बोली है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भैया। अंडी न लागे वंडी न लागे, कोई अप्रोच तो जेडीए से दोस्ती बढ़ाओ, जेडीए का अधिकारी से दोस्ती बढ़ाओ। अगर आपकी भी दोस्ती जेडीए के अधिकारी से है तो आपके भी मजे हो सकते हैं। सही बोल रहे हो काका जी? बल्ले 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 बल्ले, आप सोचिए, जो कर सकते हो। और ये कितनी गलत बात है। 8 जने, जिनमें से 2 बच्चे हैं। और अंकल जी से भी आपकी बात कराऊंगी, मुझे बहुत दुख है इस बात का। ये आज से 5-6 दिन पहले हम ये वीडियो बनाने वाले थे। अंकल जी जो है वो हॉस्पिटलाइज होकर यहाँ पर आए हैं, बेड पे थे, कुछ सोच भी रहे होंगे कि पता नहीं जीवन में कितने दिन है। उसके बाद भी आज हिम्मत
उन्होंने हारी नहीं है, यहाँ पर आकर मुझे बुला भी लिया है कि नहीं बेटा बात तो अपन रखेंगे, क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं है। तो आज इनसे भी बात करेंगे। 90 साल के हैं काका जी, आप कितने साल? मैं अभी 76 में चल रहा हूँ, 76 साल हो गए मुझे। और इतनी मेहनत करी है मैंने, इतनी भागदौड़ करी जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई नहीं कर सकता। मगर हमने भी बिल्कुल ठान रखा कि हम सच्चे हैं तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही मानेंगे। जितने की प्रॉपर्टी सरकार ने आपको दी, उतने प्रॉपर्टी में जितना पैसा लगा उतना तो आपका आने जाने में और इन सब में आपको ऐसा नहीं लगता कि 10-15 लाख रुपये तो हम खर्च कर चुके हैं, 10-15 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। कोर्ट केसेस कम से 4-5 कोर्ट केसेस लड़ चुका हूँ मैं। उसके अलावा थानों में, एसीबी में, लोकायुक्त में, मानव अधिकार आयोग में, सब बकवास, वे खाली शो पीसेस हैं। ये किसी का न्याय नहीं करते, अलावा पैसे खाने का कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल ये हकीकत है ये। अब इन लोगों को बुरा लगता हो तो लगते रहे। नहीं सर, मगर आप ही देखिए, शर्म आनी नहीं चाहिए। जेडी ट्रिब्यूनल जो खाली जेडी के मैटर्स देखती है, जिसमें डीजे लेवल का, सीनियर डीजे लेवल का जज पोस्ट होता है, उसकी इनको परवाह नहीं है। और आप जो कंटेम्प्ट लगाने के बाद भी परवाह नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या न्याय व्यवस्था है, हा? मतलब इतना होने के बाद जो आदमी इतना लड़ चुका है उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो बाकी जो आम आदमी है उसकी कौन सुनने का? वो तो लड़ ही नहीं सकता। ये तो ईश्वर, बड़ी मानिएगा, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, कई लोग तो बेचारे समझते ही नहीं, ना तो पढ़े लिखे हैं, बेचारे वहाँ पैसा भी नहीं है साहब, कहाँ से इतना पैसा आएगा? ये तो ईश्वर की कृपा है कि हमारे बच्चे भी नौकरी करते हैं और हम भी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, पेंशन ही मिलती है हमें, तो इसलिए हम लोग भी लड़ रहे हैं। मगर अपने हक के लिए तो लड़ना बिल्कुल सही है। सर, तो आपने ये देखा जब जयपुर में हर कोई तो करप्टेड है, जहाँ जहाँ पद पर लोग बैठे, तो फिर आपको इतना आज भी इतना यहाँ तक हौसला क्यों है कि नहीं जीत तो हमारी होगी? बिल्कुल जीत होएगी। विश्वास, वो विश्वास इसलिए कि आखिर कब तक करेंगे ये? इनके पास जवाब क्या है कि हम नहीं करने का? कारण तो बताना ही है, इनको कोई कारण है ही नहीं। ये उल्टा सीधे घुमा रहे हैं, कब तक घुमाएंगे ये? कब तक घुमाएंगे? एक न एक दिन हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। एक दिन जेडीए में बैठे हुए, एसी में बैठे हुए अधिकारी को तुरंत धरती पर आना पड़ेगा और गर्मी में लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसा काला कांड क्यों किया हमने। आइए थोड़े काका जी से भी, दूसरे काका जी से बात कर लेते हैं। आप एक बार इधर आ जाइए, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नमस्कार सर, राधे राधे। मैं रिटायर्ड चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट जयपुर रेलवे डीआरएम का हूँ, डिविजनल रेलवे मैनेजर का चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट था, समझे। उसके बाद में जब ये वहाँ ऑफिस के अंदर ही बोले भाई एक हम ज़मीन खरीद के रेलवे कर्मचारियों को सोसाइटी बना के दे रहे हैं, तुम नाम भरोगे? तो मैंने भी नाम पैसे लिखवा दिया कि हाँ भाई मुझे भी एक प्लॉट चाहिए। तो वो प्लॉट मेरे को उन लोगों ने मेरा नाम लिख लिया, पैसे ले लिए, सब कुछ हो गया। कितने पैसे लिए सर, बता सकते हैं? उस वक्त लिए थे कोई 500-600 रुपये लिए थे मेंबरशिप के। मैं भाई यू आर द मेंबर ऑफ सोसाइटी। उसके बाद में सोसाइटी ने हमको लॉटरी निकाली, प्लॉट लिए, प्लॉट के पैसे लिए, कन्वर्शन के पैसे लिए और डेवलपमेंट चार्जेस लिए और इलेक्ट्रिक के पैसे लिए, पानी उसमें लगाने के लिए, नल लगाने के लिए पैसे लिए। कुल मिला कर के 8 से 9 हज़ार रुपये लिए थे, जिसमें मैंने तो 8 से 9 हज़ार से भी ज़्यादा पैसे जो मेरे को उन लोगों ने रिफंड दे दिया। बोले भाई तुमने 500-700 रुपये ज़्यादा जमा कर ये तुम रिफंड ले लो। उस समय कितना पैसा होता था पता है आपको? ये आज से 31 साल पुरानी बात है। सही? नहीं 31 साल नहीं, ये 1988 की बात है, 88 की। हाँ 39 साल पहले की बात है। 39 साल हो गए? हाँ तो स्कीम तो 86 की लॉन्च की हुई है ना ये। अच्छा 40 साल भैया, आप जो आधे दर्शक देख रहे हैं वो तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, इतने साल पुरानी बात है। क्या बोले? 86 की बात है मैडम, 86-87 की बात है। उसके बाद में हम लॉटरी निकाली, लॉटरी में हमको प्लाट A14 नंबर का प्लाट अलॉटमेंट हुआ। भैरव सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री थे, उसने जेडीए को बोला कि भाई इनको सबको इनके पट्टे दे दो। वो खुद भैरव सिंह शेखावत था, जेडीए का जेडीसी आया, जिसके पास पैसा नहीं था वो भैरव सिंह शेखावत ने वहीं बैंक खोल दिया। बोले भाई लोन लो, पैसा दो, पैसा जमा कराओ और अपना पट्टा ले लो। हमने भी पट्टा लिया, हमने लोन वोन तो कुछ नहीं दिया, पट्टा अपना पैसा जमा करके, पैसा था हमारे पास, हमने पट्टा ले लिया। पट्टा लेके
उसको फिर जेडीए के वो कलेक्ट्री के अंदर रजिस्टर करवा दिया। वो रजिस्टर होने के बाद में हमने कहा अब ये मकान है, उस वक्त थोड़ा जंगल था, यानी आबादी कम थी, तो हमको प्लाट की बजाय ज़मीन दी। ज़मीन के उन्होंने जो प्लाट दिया, उस प्लाट के अंदर चारों तरफ 4 दीवारी बनवा दी। 4 दीवारी बनवा के उसमें गेट लगवा दिया। गेट लगवा दे के उसमें पानी का कनेक्शन भी दे दिया। वो कनेक्शन दे के पड़ा रहा। हमने कहा थोड़े दिनों बाद बना लेंगे। अब इतने दिन में रिटायर होने वाले थे। जब वहाँ बनाने गए तो वहाँ झगड़ा खड़ा हो गया। अरे क्यों? बोले ये ज़मीन तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी है ही नहीं। अरे मैं कैसे नहीं ज़मीन है? बोले नहीं तुम्हारी नहीं है। समझे? उन लोगों ने दीवारें खड़ी करवा दी। 94 में, जुलाई 94 में मुकदमा चला के हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में मुकदमा है। 431 नंबर का मुकदमा चला। मुकदमे में वो अगली पार्टी हार गई। सबके जितने भी प्लाट होल्डर थे सबके बयान लिए गए। उसकी हमने कॉपी ली जजमेंट की। जज ने उससे बोला भाई तुमको अपील करने का टाइम दिया जाता है। 15 दिसंबर 1998 में जजमेंट हो गया। 1 जनवरी 1998 में उसने अपील कर दी कि नहीं ज़मीन मेरी है। वो अपील भी उसकी जो है खारिज कर दी गई। अपील भी खारिज गई। अपील खारिज होने से पहले, अपील का जजमेंट नहीं होता, उससे पहले उसने एक जेडीए में मुकदमा लगा दिया। जेडीए वर्सेस दुर्गा कुमारी वर्सेस जेडीए। अब हमको पता लगा कि जेडीए वर्सेस दुर्गा, हमारा क्या लेना देना, हमारे तो उससे कोई लेना देना नहीं। फिर हमको पता लगा ये तुम्हारी ज़मीन के बारे में। तो हमने सोसाइटी को भाई तुम पार्टी बनो, नहीं तो ये ज़मीन खा जाएगी। सोसाइटी उसमें पार्टी बनी। जज पैसे खा के गलत फैसला दे गया। कैसे खाए मैं बताऊं? 2 और 2 4 होते हैं ना। 2 कोई किसी से पूछो 2 और 2 कितने होते हैं? वो गधा भी बोलेगा, अनपढ़ भी बोलेगा 2 और 2 4 होते हैं। वो जज बोलता है नहीं 2 और 2 5 होते हैं। अरे कैसे होते हैं 2 और 2 5? किसी से पूछो 2 और 2 4 होते हैं, तुम 2 और 2 5 बोलते हो। बोले नहीं भाई हम यूँ करते हैं क्योंकि SDM ने लिखा है कि 2 और 2 5 होते हैं, इसीलिए 2 और 2 5 होते हैं। समझे? और अब सोसाइटी की ज़मीन ये निकलती है तो सोसाइटी को दे दी जाए, और अगर इसकी नाप कराई जाए और सोसाइटी की ज़मीन सोसाइटी को दी जाए। और अगर नहीं निकलती है तो अब उनके प्लाट तो अप्रूव हो गए, तुम इन लोगों से पैसे तो ले चुके हो, प्लाट तो इनके आप ले नहीं सकते। समझे? प्लाट इनके ले नहीं सकते और इनको जो है प्लाट तो आपको देने ही पड़ेंगे। और उसने फिर वो प्लाट जो है पड़े रहे, वो मुकदमा जो है चलता रहा। उन लोगों ने अपील ही नहीं करी। जेडीए ने हारने की अपील ही नहीं करी। अपील करते ना अगेंस्ट में कि भैया हमारे अगेंस्ट में कैसे मुकदमा है। उनने बोला भाई तो इसको कंपनसेशन दे दो। अगर ज़मीन इसकी निकलती है, दुर्गा कुमारी की ज़मीन निकलती है तो इसको कंपनसेशन दे दो। ज़मीन तो सोसाइटी की है, क्योंकि आप प्लान अप्रूव कर चुके और इन पट्टेदारों से, 8 प्लाट होल्डर से आपने कन्वर्शन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, सब चार्जेस ले चुके हो। लिहाजा प्लाट तो ये इनके ही रहेंगे, बाकी किसी के दूसरे नहीं होते। हमने कहा ठीक है भाई। अब उन लोगों ने क्या, फिर कुछ टाइम बीत गया, वो जजमेंट सोसाइटी को उन्होंने बोला सोसाइटी का इसमें कोई जो है लेन देन नहीं है, सोसाइटी को हम फ्री कोर्ट छोड़ते हैं, सोसाइटी कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद में केसरलाल मीणा जो DC का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने और एक गुलाब था क्लर्क, उसने मिल करके उन दोनों ने हेरा फेरी करके भ्रष्टाचार के पैसे खा गए सारे। हमने 86 लाख रुपए, 86 लाख किसको बोलते हैं? 86 लाख
1986 में 86 लाख रुपए जमा कराए। काहे के लिए? डेवलपमेंट चार्जेस के लिए, कि रोड बनाए जाएंगे, बिजली लगाई जाएगी, पूरी पूरी कॉलोनी के रोड बनाए जाएंगे, पूरी कॉलोनी के रोड बनाए जाएंगे, पूरी कॉलोनी में रोड बनाए जाएंगे, पानी का कनेक्शन बिछाया जाएगा, बिजली के तार लगाए जाएंगे, और जो है पर सर अब मेरा आपसे सवाल है, अब आप जेडीए को क्या बोलेंगे? ये जो जेडीए के अधिकारी जो सुन नहीं रहे हैं, माफिया बन रहे हैं, क्या बोलेंगे सर, एक बार बोलिए। अरे भ्रष्टाचारी हैं ये तो, पकड़े गए, जेल में सस्पेंड पड़े हुए हैं। गुलाब सस्पेंड पड़ा हुआ है, उसका 13 लाख रुपए में, देखो उसने, देखो ये मेरी अखबार की बात है, 13 लाख रुपए लेके अलमारी के अंदर रख दिए और एसीबी ने रेड डाल दी, समझे। मैं एसीबी के पास गया, उस वक्त पांडे था, मिस्टर पांडे एसीबी थे, इंचार्ज थे। मैं उनसे मिला 2014 में मिला, फरवरी 2014 में। मैंने साहब हमारे साथ ये जुर्म हुआ है। बोले भाई देखो तुम चारों पाँचों आए हो, मामला तो एक ही है। मैंने बोले तुम अपनी शिकायत वहाँ दे दो, शिकायत दे दी, शिकायत। मैंने कहा साहब इससे कुछ करो आप। बोले हाँ करेंगे, इसमें कुछ सब कुछ करेंगे, दे दो आप तो शिकायत दे के रसीद ले ली हमने, रिसीव ले ली, आ गए। 2 महीने 3 महीने बीत गए, फिर हम मिले उससे, तो बोला नहीं भाई नहीं, ये आप ऐसा मिस्टर श्रीवास्तव करके हैं। अब वो उससे असिस्टेंट था श्रीवास्तव, नाम बता रहा हूँ मैं आपको। उसने बोला भाई हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। मैं क्यों भाई, इसमें हमने भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं, किसी ने पैसे, हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं जिसको रेड एंड डेड पैसा लेते हुए पकड़ते हैं, समझिए। इसमें किसी को पकड़ाया नहीं, तो लिहाजा हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने कहा साहब कम से कम कार्रवाई मत करो, आप नहीं करना चाहते हो, चिट्ठी तो जेडीए को लिख सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, समझे। बोला हाँ ऐसा कर देंगे। मैंने कहा अगर आप चिट्ठी लिखो तो एक कॉपी हमको भी, कॉपी पर इंफॉर्मेशन हमको दे देना, ताकि हम भी उसके ऊपर आगे कार्रवाई करें। उन लोगों ने न तो कॉपी दी न कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ, समझे। तो देखिए आपको शर्म आनी चाहिए यार। आप देखिए जेडीए ने कुछ नहीं किया, हमने फिर मैंने, उसने बोला उसी 14 तारीख फरवरी 1914 की उस एप्लीकेशन के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज करा दिया। वो हाई कोर्ट में है, जो आज भी चल रहा है। पहले तो कोई चला ही नहीं, कोई नंबर आता है हाई कोर्ट में, नंबर बड़ा देर से आता है, तो नंबर आया ही नहीं। 1922-23 में जाके नंबर लगा, 14 का 23 में नंबर लगा। अब वो चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, समझे। अब उस मुकदमे का कब फैसला होगा ये हमें पता नहीं। आप सुनिए ना, आप इतना बीमार रहते हैं, अभी हाल ही में डॉक्टर हॉस्पिटल से आए हैं, क्या बोलेंगे सर? अभी तक भी लड़ रहे हैं? अरे मैं हॉस्पिटल में था, मेरी बीपी लो हो गई थी, मेरी पल्स डाउन हो गई थी। अगर मैं डॉक्टर बोला तुम आधा 15 मिनट भी लेट आते ना तो तुम डेड बॉडी जाते, घर जाते, जिंदा नहीं जाते। नहीं आए तो मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, मेरे पास ब्रॉड दी रिकॉर्ड, पीली फाइल पड़ी थी, करिए। क्या आस है सर, एक बार कैमरे पे देखकर बोल। हाँ फाइल करिए, ये टेबल के अंदर, समझे। वो मैं दिखा दूंगी, वो मैं दिखा दूंगी। उसने, अब अपनी इच्छा बताइए, अब निवेदन कीजिए, जो भी करना है, जो भी आपको बात रखनी है, एक बार मैंने बताया ना, मेरी हालत ऐसी खराब हो गई कि मैं समझ लो डेड बॉडी हो गया था। पर कहते हैं ना बचाने वाला जो है वो बहुत बड़ा होता है। हम तो पूजा करते हैं, सोते भी हैं, पूजा करते हैं। अभी भी क्या है, काम तो है नहीं, चल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, उठ नहीं सकते, सिर्फ घर का खाना खा के सोते हैं। और उसमें पूजा करने के लिए बस हम तो अभी भी गोविंद को याद करते हैं कि देखो कभी। अभी हमने केस नंबर 34 HS अडवाणी वर्सेस जेडीए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, अभी 28 तारीख को मैं जज साहब के पास गया था। जज साहब ने मेरे से पूछा भाई तुम्हारा नाम? मेरा नाम HS अडवाणी है और मेरा ये केस है। बोले भाई देखो आज तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम तुमको अगली तारीख देते हैं, समझे।
मैंने चलो तारीख दे दो। उन्होंने मुझे 28/7 को दिया और फिर मेरे को अगली तारीख दे दी। वो तारीख लेके तो मैं तो आ गया। उसके बाद में फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गया ही नहीं, समझे। अब वहाँ मेरा वकील है जान पहचान का, उसको बोलता हूँ कि भाई अभी 16/10/25 तारीख मिली हुई है, देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, केस नंबर 34 में लगाया है, केस का नंबर है 34/25, समझिए। अब क्या होता है, अब मैंने इसके अलावा एक अशोक गहलोत का साड़ू रघुवीर सैनी, उसने मेरे को बुलाया ऑफिस में, तब मैं जाता था। जाने के बाद रघुवीर सैनी मेरे को बोलता है, अरे भाई तुम इस ज़मीन को भूल जाओ। अरे मैं भूल कैसे जाऊँ, ज़मीन मेरी है, भूल जाऊँ? इतने साल हो गए लड़ते हुए। इतना कौन सा बड़ा आदमी है ये कि जस्ट लिसन मी। वो बोलता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ, मैं अशोक गहलोत का साड़ू हूँ और मैं IPS हूँ, समझे। मैं तुम्हें बंद करवा दूंगा, समझे, छोड़ जाओ। मैंने उठा करके कोर्ट में अपील लगा दी, केस लगा दिया, और केस के ऊपर उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। वो FIR दर्ज हो गई, मैं FIR गांधीनगर थाने में, और वो मनोज देशवाल करके उसका इंस्पेक्टर है। आए दिन फ़ोन करता हूँ कि मनोज देशवाल, अरे भाई हमारी वो FIR का क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं यार, देखते हैं, इंक्वायरी करेंगे। 4 केस हैं मेरी, 5 केस, जिनकी मैं उनके नाम बता दूं इंस्पेक्टरों के, उनको फ़ोन करता रहता हूं कि भाई जा तो सकता नहीं, फ़ोन करता रहता हूं। अभी भी मेरे को एक फ़ोन आ रहा है रामनगरिया से कि भाई तुम्हारे ज़मीन का मामला है, अब आप इधर आ जाओ। मैं नहीं, बोले हम आपके पास टाइम दो तो हम आपके पास आ जाए। मैंने कहा भैया मैं तो घर पे रहता हूँ, तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। कोई नहीं आता है, कोई नहीं जाता है। केसरलाल मीणा ने जो ये डुप्लीकेट पट्टा जारी किया, बनी बनाई दीवारें, बना बनाया प्लॉट तोड़वा के, रातों रात तोड़वा के, मलबा उठवा के, और अपनी बाउंड्री खिंचवा दी उसके ऊपर। और वो JDA में कंप्लेंट ली, JDA ने एक बार तो वो बाउंड्री तोड़ी हुई, फिर वो तोड़ी, मलबा उठाया नहीं, फिर उसने वापस फिर दोबारा उसने उसके ऊपर बाउंड्री वाल करी। वकील करते करते मेरे कम से कम नहीं तो 15 लाख रुपए तो JDA में लग गए। आज की तारीख में मेरी 55,000 पेंशन है, 55,000, 110 रुपये में नौकरी लगा था, 55,000 पेंशन मिलती है मेरे को, और खाने वाला अकेला हूँ, कोई आगे पीछे नहीं है। एक बहू है, एक बच्चा है, समझे, लड़कियाँ हैं। एक प्रॉपर्टी आप उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, मेरी लड़की है एक, उनकी दुकानें हैं, समझे। एक की बाबू बाजार में दुकान है, एक की मालवीय नगर में दुकान है, उनका अपना कारोबार है वो नगर है। एक मेरी भाई की लड़की है, वो एयरफोर्स में पायलट है, उसने सिंदूर में काम किया था, शिवा के सिंदूर। मेरे को बोली दादा, मैंने फ़ोन किया, मेरे बेटे ठीक, बोला बेटा अभी बात भी नहीं कर सकते कि इस वक्त हम ऑपरेशन में लगे हुए हैं, सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान के वजह से, हम उस पाकिस्तान के सिंदूर ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप आराम से बोलिए, आप बिल्कुल भी उसे ऐसे मत लीजिए, रोइए नहीं प्लीज़। ये बात है मैडम। तो अभी भी मेरे तीन केस चल रहे हैं, चार केस चल रहे हैं, 5 केस चल रहे हैं। कहते एक केस मैंने अभी लगाया है कुमावत के नाम, कुमावत एडवोकेट है, जो उसकी मेरे ख्याल से कल तारीख है, जहाँ तक मेरे ख्याल है कल तारीख है। तो मैं तो जाऊँगा नहीं, अब जो जज मेरा वकील करेगा। एक FIR सैनी के नाम है, उसका भी कुछ नहीं हुआ। एक FIR समझे, कई कंप्लेंट जो है इंस्पेक्टरों के नाम है, तो आपको तो मैं उनके सारों के नाम बता दूं। वो तो मैं डिटेल्स इनको दे भी दूंगी स्क्रीन पर आपने देख लिया है अभी अंकल जी ने क्या क्या बात अपनी रखी है। पर सुनिए आप, हमारे यहाँ हमेशा बोला जाता है कि कुछ भी लीजिए, बड़े बुजुर्गों के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, उनका श्राप कभी नहीं लेना चाहिए। पर बद्दुआ मुंह से निकल जाती है भैया, अगर मुंह से ना भी निकले तो मन से निकल ही जाती है जब आदमी इतना तकलीफ में होता है। 8 जने इसमें पूरे टोटल थे जिनके साथ ये धोखाधड़ी JDA ने की। वो माफिया बनकर आए इनकी जिंदगी में और इतना बड़ा धोखा उनके साथ किया। अपने लोकायुक्त यहाँ
SS भंडारी, लोकायुक्त का नाम लिखो, SS भंडारी। हम उस भंडारी से मिले। भंडारी बोला भाई इतना ये क्या लाए हो? मैंने कहा ये कंप्लेंट है हमारी। बोला हाँ मैं देख लूँगा। उसने कंप्लेंट की चेकिंग करवाई, कंप्लेंट सारी हमारे फेवर में थी। उसने उसको चिट्ठी लिखी JDA को, भाई इसकी चिट्ठी का जवाब दो। अब चिट्ठी का जवाब दिया, वो चिट्ठी मेरे को भी लिखी और मेरे को उसका जवाब नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? अब उसमें कई टिपिकल पॉइंट थे, तो मैंने कहा इसका जवाब देना ज़रूरी है। तो मैंने JDA के वकील को ही पकड़ा। मैंने कहा देख बेटा, लेन देन कर ले और इसका जवाब बना दे। उससे मैंने लेन देन करी, उसने जवाब बना दिया। वो जवाब मैंने लोकायुक्त को भेज दिया। लोकायुक्त ने वो जवाब वापस केसर सिंह को भेजा कि भाई ये जवाब आ गया। अब जब केसर सिंह ने वो जवाब पढ़ा तो वो फंस गया। उसने बोला हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरी गलती से डबल पट्टा जारी हो गया है, ये मैंने किया है। क्योंकि नीचे से फाइल आई, मैंने दस्तखत कर दिए। मैं नीचे से फाइल आई, तूने ये नहीं देखा? पढ़ा नहीं। बोले नहीं यही तो गलती करी। नीचे के सहवसंत से मैं ये करने वाला कह रहा है झूठे हैं। हाँ, जारी करने वाला कह रहा है कि गलती से जारी हुआ। कितने झूठे हैं। और उसके बावजूद भी अच्छा कोर्ट का डिसीजन भी हो चुका उसके बावजूद भी ये नहीं कर रहे। मतलब आप ये देखो कि जिसने जारी किया वो कह रहा साहब ये गलती से जारी हुआ, क्योंकि नीचे वालों ने मुझे सही गाइडेंस नहीं दी, ना ढंग से किसी चीज़ को पेश किया, फाइल किया, इसलिए गलती से जारी हुआ। फिर ये JDA ट्रिब्यूनल का फैसला हो गया, उसके बावजूद भी नहीं करे। मतलब आप देखिए कितनी हठधर्मिता है कि इतना सब होने के बावजूद भी इन पर कोई असर नहीं है। मतलब इनको किसी का डर नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि सरकार चल रही है। लास्ट निवेदन किससे करेंगे, क्या बोलेंगे? बस आप बोल दीजिए, वही हम अंत करेंगे। नहीं, अब हम निवेदन तो आप लोगों से है कि आप इस मसले को हमने तो उठा ही दिया है। उठाइए, खूब उठाइए और इनसे जाके पूछिए कि आप ये कैसे क्यों कर रहे हो। बिल्कुल। तो JDA को यहाँ पर जवाब देना चाहिए और सुनना चाहिए कि जयपुर के लोगों के लिए जो JDA बनाया गया, वो JDA भैया क्या क्या कर रहा है और कितने काले कांड कर रहा है। क्या बोलेंगे आप? क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।